सुप्रभातम भैया बहनों। मैं आचार्य महेश कुमार शर्मा, सरस्वती शिशु मंदिर इंटर कॉलेज केशवपुरी, मुजफ्फरनगर। मेरे प्यारे भैया बहनों, आज हम सामाजिक विषय में नागरिक शास्त्र का पाठ सभी जन एक है पढ़ेंगे। आपने एक गीत सुना होगा जो हमारे इस प्यारे से भारत के ऊपर लिखा गया है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं, बेला गुलाब जूही चंपा चमेली। क्या है? बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गूंथे माला में एक है। कोयल की कूक प्यारी, पपीहे की टेहर प्यारी, गा रही तराना बुलबुल, राग मगर एक है। तो ये सुंदर गीत किस उद्देश्य से लिखा गया, ये इस पाठ को दर्शाता है। सभी जन एक हैं। जिस प्रकार बेला गुलाब और जूही खुशबू वाले फूल एक साथ गूंथकर एक माला बनाते हैं, उसी तरह हमारा देश में विभिन्न जातियां, विभिन्न धर्मों के लोग, विभिन्न पहनावे पहनने वाले, विभिन्न संस्कृतियां से हमारे ये समाज बना हुआ है। मेरे प्यारे भैया बहनों, भारत जो है वो विविधताओं का देश है। इसके विभिन्न भागों में भौगोलिक एवं जलवायु की स्थितियां पाई जाती हैं। अगर हम भारत के दक्षिण में चलें या वहाँ की बात करें तो वहाँ की जो कठोर चट्टानें हैं वो पूरा उत्तर दक्षिण भारत उन कठोर चट्टानों से निर्मित है। यदि हम उत्तर में चलें, उत्तर की बात करते हैं तो विश्व का नवीनतम एवं सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय है। भारत में जहां एक ओर अत्यधिक वर्षा वाला राज्य चेरापूंजी और मासिनराम है, वहीं दूसरा बिल्कुल शुष्क प्रदेश राजस्थान भी है। संसार के विभिन्न भागों में रहने वाले लोगों के रहन सहन और खान पान, पहनावा, बोली सब अलग अलग स्थानों पर अलग अलग है। जैसा कि आप देख रहे हैं, बोलियां हर राज्य के 200 से 250 किलोमीटर पर अनेक बोलियां बोली जाती हैं। वैसे तो भारत में 225 बोलियां हैं, भाषाएं हैं, परंतु जो मुख्य हैं वो 22 होती हैं। जैसे हमारे यहाँ हिंदी है, अंग्रेजी है, तेलुगु है, महाराष्ट्री है और आदि भाषाएं हैं हमारे देश में। तो जो मैंने बताया आपको 200 से 250 किलोमीटर पर बदल जाती हैं। ये तो भाषाओं की बात हुई। मैंने कितना बताया कि 225 कितनी है?
225 बोलियां और मुख्य कितनी हैं 22, जिनमें से हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, बंगाली, है ना, तेलुगु, ये सब भाषाएं हैं। अब हम आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कि विविध त्योहार अलग अलग धर्म के लोग अपने अपने त्योहार मनाते हैं। जैसे हिंदू लोग दीपावली, होली, रक्षाबंधन, ये छोटे छोटे जो त्योहार हमारे मनते हैं। बैसाखी पंजाब में मनाई जाती है, ओणम केरल में मनाई जाती है, पोंगल तमिलनाडु में मनाई जाती है। और जब हमारा फसल पकने का समय आता है उत्तर भारत में, तो हम मकर संक्रांति का पर्व मना लेते हैं। ये तो आपके त्योहार की बात हुई। इसके साथ साथ जो हमारा देश है, जिसकी हम बात कर रहे हैं कि यहाँ सभी जन एक हैं, अगर हम इसकी बात करें तो हमारे 3 राष्ट्रीय पर्व होते हैं। स्वतंत्रता दिवस जो हम 15 अगस्त को मनाते हैं, वो पूरा भारत राष्ट्र एक साथ मनाता है। गणतंत्र दिवस है और 2 अक्टूबर जिसको हम गांधी जयंती कहते हैं। ये हम सब पूरे राष्ट्र में रहने वाले विभिन्न धर्मों के लोग, विभिन्न जातियों के लोग, विभिन्न समुदायों के लोग एक साथ मनाते हैं। इससे आगे बढ़ते हैं तो हमारे देश के अलग अलग राज्यों के कुछ मुख्य नृत्य हैं। जैसे उत्तर प्रदेश का मुख्य नृत्य कथक, तमिलनाडु का मुख्य नृत्य है भरतनाट्यम, ओडिशा का है ओडिसी, केरल का है कथकली। नृत्य के साथ साथ इनकी पोशाकें भी अलग अलग होती हैं, जो उनकी सुविधा के अनुसार तैयार की जाती है। आपने बोलियां पढ़ी, आपने त्योहार पढ़े, आपने अपने देश के अलग अलग राज्यों के नृत्य पढ़े। अब बात चलती है पोशाक की। जो हमारे देश की जो पोशाक है, मुख्य जो है, किसी भी राज्य में चले जाइए, उसका ढंग भले चाहे अलग हो, परंतु जो मुख्य पोशाक है वो साड़ी और धोती। इनका पहनने का ढंग तो अलग अलग है। जैसे मैं उदाहरण दे दूं आपको कि आप राजस्थान में जाइए तो राजस्थान में पगड़ी पहनते हैं। वो पगड़ी क्यों पहनते हैं? वो इसलिए पहनते हैं क्योंकि वहाँ इतनी गर्मी है, वो ऐसे कपड़े की बनी होती है कि उन्हें जो कितनी भी ज़बरदस्त गर्मी क्यों न पड़ जाए, वो उनके सिर को धूप नहीं पहुँचती, गर्मी नहीं लगती। इसलिए राजस्थान में लोग जो वो पगड़ी पहन लेते हैं। अब जो इस पाठ की मुख्य बात है, जो मैंने शुरुआत में लेके चला था, वो है विविधता में एकता। प्यारे भैया बहनों, आप लोग क्रिकेट का मैच देखते हो, फुटबॉल का मैच देखते हो, जो ग्रुप के मैच हैं, कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, अनेक खेल, हमारे हॉकी, अनेक खेल हैं। यहाँ विविधता में एकता आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगी। देखिए, एक टीम होती है भारत, उसका नाम होता है, देश का नाम रखा जाता है भारत की टीम, ऑस्ट्रेलिया की टीम, न्यूजीलैंड की टीम। लेकिन विविधता में एकता का अर्थ है कि जो उस देश के साथ या उस देश के साथ जुड़े हुए हैं, उस देश के सपोर्ट में खेल रहे हैं, उस देश का नाम रोशन करने के लिए खेल रहे हैं, वे खिलाड़ी अलग अलग राज्यों से आते हैं, अलग अलग उनके समुदाय होते हैं, अलग अलग वे धर्म के लोग होते हैं, अलग अलग जातियों के लोग होते हैं।
लेकिन जब वे एक साथ मिलकर खेलते हैं तो वे भारत के लिए खेलते हैं। इससे बड़ा प्रूफ आपको विविधता में एकता का नहीं मिल सकता। चलिए मैं आगे और बताता हूं। जब हमारा देश ब्रिटिश का गुलाम था तो सन 1857 में जो क्रांति जगी थी अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए, उसमें विविध धर्मों के लोगों ने, उस समय कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई सिख, कोई ईसाई, कोई पंजाबी, कोई महाराष्ट्री, कुछ नहीं था। सब क्या थे? भारतवासी। अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग थे, अलग अलग धर्म जाति समुदाय के लोग थे, और उन्होंने अपने देश को आज़ाद कराने के लिए अपने को बलिदान किया। इससे बड़ा उदाहरण विविधता में एकता का और कुछ नहीं मिल सकता। आप लोगों ने नाम पढ़ा होगा सरदार भगत सिंह का, जो पंजाबी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, चंद्रशेखर आज़ाद जो ब्राह्मण थे, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, बटुकेश्वर दत्त, खुदीराम बोस, ये सब अलग अलग जातियों के थे, लेकिन अपने देश के नाम एक थे। इन्होंने सबने मिलकर अपने देश के प्रति विविधता में एकता को दर्शाया। अर्थात हम भले चाहे अलग अलग बटे हुए हों, लेकिन हम भारत के नाम पर एक हैं। चलिए आगे चलते हैं। हमारे देश की जो सबसे बड़ी चिंता है, हमारा देश आज भी इस ज्वाला में जल रहा है, और वो है धर्म जाति। पूरा देश इसमें बटा हुआ है। मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं गुर्जर हूँ, मैं राजपूत हूँ। ये हमारे देश की सबसे बड़ी चिंता का विषय है। इससे हमें उभरना है, और वैसे तो इसको समाप्त करने के लिए महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, ज्योतिबा फूले ने अनेक प्रयास किए, और यहाँ तक कर दिया कि जो निम्न श्रेणी के लोग थे, जो छुआछूत मानते थे बड़े लोग, उनसे उस कानून को समाप्त करवा दिया था। लेकिन आज भी हमारा देश इस जात पात में बटा है। दूसरी समस्या, दूसरी चिंता हमारी है बाल श्रम। बाल श्रम एक अपराध है। आप लोगों ने देखा होगा, छोटे छोटे बच्चे, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 8 वर्ष के, 14 वर्ष से कम जितने भी बच्चे होते हैं, वो लोग भीख मांगना शुरू कर देते हैं, या उनसे कोई जबरदस्त समुदाय होता है, उनको पकड़ लेता है और उनसे भीख मंगवाता है। उनको शिक्षा का अभाव, बचपन जो प्रारंभिक शिक्षा होती है उसी से हो जाता है, पढ़ नहीं पाते, आगे बढ़ नहीं पाते। तो इस अधिनियम को भी 1986 में लागू किया गया कि कोई भी 14 वर्ष से कम बालक मजदूरी या श्रम नहीं करेगा। इस नियम को 1986 में लागू कर दिया गया था। दूसरी 2 चिंता हो गई। तीसरी चिंता होती है बालिका सुरक्षा। हमारे देश में वैसे तो अब बालिका सुरक्षा के लिए नई नई योजनाएं, नई नई तकनीकी हमारी सरकार दे रही है, और वैसे हम कहें तो बालिका सुरक्षा का जो तात्पर्य होता है वो वह वातावरण होता है जो उन बालकों को सुरक्षित कर सके, लड़कियों को सुरक्षित कर सके, महिलाओं को सुरक्षित कर सके। इसमें हमारी गवर्नमेंट नई नई आत्मरक्षक तकनीकें
के माध्यम से उनको सिखा रही है, ट्रेनिंग दे रही है। हमारे समाज में बालिका सुरक्षा के साथ साथ लिंग भेद है। लिंग भेद का मतलब ये लड़का है, ये लड़की है, ये इस कार्य को कर सकता है, ये इस कार्य को नहीं कर सकता, ऐसा कुछ भी नहीं। प्यारे भैया बहनों, जो कार्य लड़के नहीं कर सकते आज वो कार्य लड़की कर रही है। आप लोगों ने खेल के क्षेत्र में देखा होगा, कर्णम मल्लेश्वरी जो आज दिल्ली विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर हुई हैं, जो आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं, वो वेट लिफ्टिंग में अपने देश के लिए ओलंपिक पदक लेके आई। पीवी सिंधु है, साइना नेहवाल है, सानिया मिर्जा है, अनेकों लड़कियां। और अगर हम समाज सेवा की बात करें तो मदर टेरेसा थी, इंदिरा गांधी थी, अनेक। और आपकी इससे बड़ा उदाहरण कुछ नहीं हो सकता कि जो हमारे देश की जो राष्ट्रपति बनी वो भी एक महिला थी, डॉक्टर प्रतिभा पाटिल। तो अब जो ये एक प्रकरण चल रहा है, मैं तो खेल के क्षेत्र की बात करूं तो कहते हैं कि ये लड़की है, ये इस खेल को नहीं खेल सकती, ये लड़का है, ये इस कार्य को कर सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं। लड़कियां बहुत आगे हैं, लड़के बहुत पीछे हैं। तो इसलिए हमारे सरकार ने इन बालिकाओं को, इन महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करते हुए इनको हर क्षेत्र में आगे बढ़ा रही है। आपने कल्पना चावला का नाम सुना होगा, जो अंतरिक्ष यात्री थी, वो भी एक लड़की थी। सुनीता विलियम्स, वो भी एक लड़की हैं, वो भी एक लड़की थी। तो ऐसा नहीं है कि अब लड़कियां पीछे हैं, लड़कियां बहुत आगे बढ़ चुकी। अब हम बात करते हैं कि हमारे देश का जो राष्ट्रीय ध्वज है वो क्या है, ये भी इसी पाठ के अंतर्गत आता है। हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा। तिरंगा मतलब 3 रंगों से। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। तिरंगा में 3 रंग होते हैं। ऊपर केसरिया, केसरिया रंग हमारे बलिदान को प्रदर्शित करता है। बीच में सफ़ेद होता है जो शांति का प्रतीक होता है, और नीचे आपने देखा होगा हरा रंग जो हरियाली का प्रतीक होता है। तिरंगा जो हमारा झंडा होता है उसकी माप होती है 3:2। बीच में आप लोगों ने देखा होगा एक चक्र होता है जिसमें जो अशोक की ललाट से लिया गया है उसमें 24 तिल्लियां होती हैं। कितनी तिल्लियां होती हैं? 24। अब हम बात करते हैं जो उसमें नीला चक्र होता है वो किसका प्रतीक होता है? वो प्रतीक होता है उन्नति का। उन्नति का मतलब आगे बढ़ो और परिश्रम करो और परिश्रम करो। इसके बाद राष्ट्रध्वज के बाद हम आते हैं तो हमारा आता है राष्ट्रगान। अब आप बताइए, आप रोज कक्षा में अपने विद्यालय में जाकर राष्ट्रगान करते हैं, किसने लिखा? शाबाश, हाँ बहुत अच्छे। हाँ, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने लिखा? गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर, बहुत अच्छे, शाबाश।
अब ये बताइए कि राष्ट्रगान को गाने के लिए कितना समय लगता है? आप बताइए, शाबाश। कितना? हाँ, वेरी गुड। 52 सेकंड में हमें ये राष्ट्रगान पूरा करना पड़ता है, ये बाध्यता है। मैंने बताया कि राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। कितना समय अवधि होती है इसकी? 52 सेकंड। अब आता है राष्ट्रगीत। क्या आता है? राष्ट्रगीत। राष्ट्रगीत कौन सा है बताइए? हाँ, शाबाश। हाँ, राष्ट्रगीत वंदे मातरम, जिसको हम रोज विद्यालय अवकाश के बाद इकट्ठा होकर प्रांगण में खड़े होकर गाते हैं। इसके भी रचयिता हैं। वो कौन है? हाँ, ठीक। कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक। राष्ट्रगीत को राष्ट्रगान के बराबर दर्जा प्राप्त है। अगर आप राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का अगर आप तुलना करें तो दोनों को बराबर दर्जा प्राप्त है। इसके बाद आता है राष्ट्रीय पशु। राष्ट्रीय पशु। राष्ट्रीय पशु कौन सा है प्यारे भैया बहनों? हाँ, शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बाघ। बाघ आपने देखा होगा जंगल में लाइनोदार एक शीर्ष की टाइप तरह होता है, बिल्कुल। और वो बाघ को राष्ट्रीय का दर्जा क्यों प्राप्त है, ये प्रश्न है। वो इसलिए प्राप्त है क्योंकि राष्ट्रीय पशु जो है बाघ, वो शक्तिशाली, फुर्तीला, तेज तर्राक, इसलिए उसने अपनी शक्ति से अपने को राष्ट्रीय पशु मनवा लिया, इसलिए उसको राष्ट्रीय पशु कहते हैं। अब आती है बात किसकी? राष्ट्रीय पुष्प। राष्ट्रीय पुष्प क्या है हमारा? राष्ट्रीय पुष्प हमारा क्या है? कोई बताए? हाँ, राष्ट्रीय पुष्प क्या है हमारा? कमल। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल का फूल। अब राष्ट्रीय पुष्प देखो, जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, आप लोगों ने किसी बच्चे के विषय में सुना होगा कि वो बच्चा बहुत गरीब परिवार से, बड़ी गंदी जगह, ना खाने टाइम पे खाने को कुछ है, ना पहनने को कुछ है, पिता ये करते हैं, माता वो करती है। आप लोग ये कहानियाँ सुनते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, टीवी में देखते हैं, लेकिन पता लगा कि वो IAS, PCS, इंजीनियर, पायलट, नेता बड़ा ऐसा बन जाता है। क्यों? क्योंकि उसे जहाँ वो रहता है, जो वो खाता है, उसका कुप्रभाव उस पर नहीं पड़ता। उसका जो उद्देश्य होता है वो होता है आगे बढ़ना, और इसलिए वो इस समाज में नाम कमा जाता है। ठीक उसी प्रकार कमल कीचड़ में खिलता है, लेकिन उसके बाद भी इसकी सुगंध लोग ढूंढते फिरते हैं कि कमल का पुष्प मिल जाए, सबसे महंगा मिलता है। इसलिए ये अपने वो कहाँ रहा, कहाँ पल रहा, कहाँ उसका पालन पोषण हो रहा, उस चीज का नहीं, लेकिन जो उसका गुण है वो समाज में आज भी फैला रहा है। इसलिए इसको राष्ट्रीय क्या कहते हैं? पुष्प कहते हैं। अब हमारा एक अंतिम बिंदु रह जाता है राज चिन्ह। क्या रह जाता है? राज चिन्ह। और वो है प्यारे भैया बहनों अशोक की, मैंने चर्चा की थी अभी, अशोक की लाट। ठीक है ना? आप लोगों ने देखा होगा चौराहे पर
चौराहे पर दो तरफ मुंह करे, एक तरफ सांड एक तरफ शेर खड़ा रहता है, बहुत ऊंची एक इमारत सी होती है, वो अशोक की लाट है। उसी से हमारे जो राष्ट्रीय ध्वज में जो बीच की जो तिल्ली ली गई थी वो वहीं से ली गई थी। तो वो भी हमारा जो है जिस पर लिखा रहता है, क्या बताइए, आप बताइए, शाबाश, हाँ, सत्यमेव जयते। क्या लिखा रहता है? सत्यमेव जयते, अर्थात सत्य की ही जीत हो। क्या हो? सत्य की ही जीत हो। और सत्य की जीत कब होगी? जब आप सभी ईमानदारी से मेहनत परिश्रम करेंगे और अपने परिवार का, अपने विद्यालय का, अपने आचार्य गुरु बंधुओं का ध्यान रखते हुए मेहनत करेंगे और अपने भविष्य में आगे बढ़ेंगे। आज के सत्र में इस पाठ में केवल इतना ही। धन्यवाद।